प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवी सोमनित में स्वागत है। और आप जो है हमारे YouTube चैनल पर विभिन्न प्रकार के हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित जो है वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले। और जैसा कि सबसे पहले आज हम बताना चाहेंगे कि आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला जो है और हम आज हिंदी वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्ण की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण, ठीक है। तो वर्ण होता क्या ये जान लेते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई कहिए, या छोटी इकाई कहिए, या लघुत्तम इकाई कहिए, ठीक है। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, न्यूनतम इकाई, लघुत्तम इकाई को हम वर्ण कहते हैं, ठीक। वर्ण को देखिएगा, वर्ण को जो है हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। वर्ण को हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। यह भी ध्यान रखना है कि वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक। अब वर्ण किसे कहते हैं तो ये ध्यान देना होगा कि मुख से उच्चरित होने वाले लिखित चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आइए वर्ण की परिभाषा को लिख देते हैं कि मुख से वर्ण। अब देखिए परिभाषा पे बात करेंगे, ठीक है। मुख से उच्चरित होने वाले ध्वनि चिन्हों को, ध्यान रखिएगा, ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, ठीक। बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा, बहुत छोटा सा परिभाषा है कि मुख से उच्चरित, ठीक है। मुख से उच्चरित होने वाला, मुख से कहने का मतलब मुख से, हमारे मुंह से जो भी उच्चरित होते हैं, मगर उच्चरित कुछ भी हो सकता है, मगर लिखित, देखिए हम बार बार कहेंगे मुख से उच्चरित होने वाले ध्वनि। यहाँ एक चीज लिखिएगा, ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब वो वर्ण जो है लिखित में भी हो सकता है, मौखिक में भी हो सकता है, ठीक है। मगर जब तक ध्वनि के चिन्ह नहीं होंगे, चिन्ह कहने का मतलब कि जैसे हम क का चिन्ह लगाते हैं, मुंह से उच्चरित होने वाला क ध्वनि है और उसके लिए चिन्ह निर्धारित किया गया, तो बिना चिन्ह के हम उसको वर्ण नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं वर्ण की जो है विशेषता की, वर्ण की क्या विशेषता होती है। तो देखिए सबसे पहले ही हमने बता दिया है कि वर्ण की प्रमुख रूप से जो विशेषता होती है, तो सबसे पहले हम कहेंगे वर्ण जो है को तोड़ा नहीं जा सकता है। वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता, दो भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक। इसी के आधार पर तो यहां लिख लेते हैं वर्ण को विभक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। ध्यान से देखिएगा कि वर्ण को विभक्त नहीं किया जा सकता मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक। अब इसी के आधार पर हम कह सकते वर्ण को विभक्त नहीं किया जाता मतलब तोड़ा नहीं जा सकता दो या दो से अधिक भागों में, तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं, आराम से ये कह सकते हैं कि ये भाषा का क्या है, सबसे न्यूनतम छोटी लघुत्तम इकाई है। जब भाई अब इसको भाषा में सबसे अंतिम में कौन, जब ये आया वर्ण, भाषा में सबसे अंतिम वर्ण होता है, वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से वाक्य, तो हम देखते हैं कि वर्ण ही अंतिम है। वर्ण क्या है, सबसे अंतिम है, तो सबसे अंतिम यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में हम किसको देखते हैं, हम भाषा के सबसे अंतिम इकाई के रूप में वर्ण को देखते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि भाषा का सबसे, ठीक है, छोटी इकाई हम कर देते हैं। सबसे सिंपल भाषा में छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। ये विशेषता निकल के कि वर्ण क्या है, भाषा का सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसी को थोड़ा छोटी को बदल दिया जा सकता है अच्छे हिंदी शब्द का प्रयोग करते हुए कि भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, तो अब भी आप कहेंगे भाषा के सबसे न्यूनतम इकाई वर्ण है। और क्यों, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब अगर प्रश्न अगर न्यूनतम के जहाँ लघुत्तम कह दे तो भी आप कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, न्यूनतम इकाई जो है वर्ण है, ठीक। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ये भी ले लीजिए कि वर्ण को
अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। ठीक, हम वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। ठीक, अब अक्षर की बात कर लेते हैं कि ये क्षर जो है संस्कृत का जो है, संस्कृत में क्षर धातु से लिया गया। क्षर धातु से, संस्कृत के क्षर धातु से, किस धातु की बात हो रही है? क्षर धातु से। ठीक है, और इसमें अ उपसर्ग लगा दिया गया। कौन सा उपसर्ग? अ उपसर्ग के जोड़ने से अक्षर का निर्माण हुआ है। ठीक, तो हम देखते हैं कि हिंदी में जो है इसको अक्षर भी कहते हैं। और ठीक है, ध्यान से देखिए, अ ये क्या है? अ उपसर्ग के जोड़ने से संस्कृत के क्षर धातु में, संस्कृत के क्षर धातु में अ उपसर्ग जोड़ने से बनता है अक्षर। ठीक, और अक्षर को ही हम जो है वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसको हफ, जो है उर्दू में हफ भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये उर्दू में कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हैं उर्दू के लिए। ठीक है, हम विषय पे चलते हैं अपने, कि वर्ण की बात कर रहे थे तो वर्ण की बात करेंगे। ठीक है, अब वर्ण तो हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। वर्ण हो गया, बहुत ही छोटा है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप वर्ण किसे कहते हैं? तो मुख से उच्चारित होने वाले ध्वनि चिन्हों को, ठीक है, वर्ण कहते हैं। एकदम सिंपल से कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण जो है मुख से उच्चारित होने वाले ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। अब इसकी विशेषता पूछे कि वर्ण की क्या विशेषता होती है, तो वर्ण को विभक्त नहीं किया सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक, और जो है ये भाषा की सबसे न्यूनतम लघुत्तम छोटी इकाई है, इसमें कह लेंगे वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। किसकी? हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला। अब यहाँ देखिए, कहने का मतलब वर्णमाला, यहाँ एक शब्द आया माला। ठीक है, तो वर्ण तो हमने देखा, और हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब प्रश्न होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा भी हम जान लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला, माला का अर्थ है कि जैसे जिस प्रकार फूलों में मालाएं होती हैं, सॉरी देखिएगा, जिस प्रकार फूलों की माला होती है। किसकी माला? फूलों की माला, मतलब माला में फूल ही होते हैं। तो ठीक पर उसी प्रकार जो है वर्णमाला में क्या होता है? वर्ण होता है, मतलब वर्णों को जो है व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से लिखना ही क्या है? हिंदी वर्णमाला है। ठीक, तो हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला की परिभाषा में कि वर्णों के, ध्यान से देखिएगा इसकी परिभाषा हम दे रहे हैं, वर्णों के कह लीजिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध। एक बात यहां ध्यान देना होगा, क्रमबद्ध। अभी हम बताएंगे क्रमबद्ध क्यों। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध, ठीक है, व्यवस्थित व वैज्ञानिक भी कह लीजिए, स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, देख लीजिएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध, व्यवस्थित व वैज्ञानिक स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अब वर्ण ही है। हम जैसे बताएं कि जिस प्रकार कोई भी फूल की माला होती है तो उसमें जो है फूल ही होता है। ठीक, उसी प्रकार वर्णमाला में वर्ण होता है, परंतु क्या कि उसमें एक व्यवस्था होता है, एक व्यवस्थित। देखिए, पहले तो क्रमबद्ध, हम यहाँ क्रमबद्ध की बात करते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में जो है सारी चीजों को क्रमबद्ध रखा गया, न कि ग को सबसे ऊपर और क को सबसे नीचे। हाँ, तो सबसे याद रखने वाली बात है कि हमारे मुख के जो स्वर तंत्रियां हैं, स्वर तंत्रियों को ध्यान में रखते हुए जो क्रम में, क्रमबद्धता का मतलब होता है जो जिस क्रम में आया। ठीक है, हमारे मुख में स्वर तंत्रिय, जहां से स्वर का जो स्वर व्यंजन जो निकलते हैं, तो जिस हिसाब से हमारे सबसे पहले आता है, देखिए सबसे जो है यहाँ, क्योंकि अंतिम हम इधर से देखते हैं और उधर से जो श्वास हमारे फेफड़ों से निकल कर आता है, तो सबसे पहले कंठ है, फिर तालु, कंठ तालव्य, फिर मूर्धन, फिर दंत, फिर ओष्ठ होता है। सबसे पहले उधर से जब देखा जाएगा तो सबसे पहले जब श्वास है, ठीक है, जब स्वर तंत्रियों से जब आती निकलती है और आकर कहाँ सबसे पहले स्पर्श करती, तो कंठ को, फिर तालव्य को, तलवा,
फिर उसके बाद मूर्धा को मतलब कड़े भाग को, फिर दंत को, दंत मतलब दांत ये है, दंत मूल भी होता है, दंत मूल से कुछ व्यंजन होता है, फिर उसके बाद होठ से, दोनों होठ से और कभी कभी एक होठ से भी होता है। तो ये सारी चीजें तो हमने देखा कि वर्णों में याद रखिएगा कि वर्णमाला में सबसे जरूरी है कि वर्णमाला में जो हमारे हिंदी वर्णमाला में क्रमबद्धता को ध्यान में रखा गया है कि जो जिस क्रम में जो है उच्चरित होता है, अर्थात मतलब 25 स्पर्श व्यंजन है तो उन 25 स्पर्श व्यंजनों में सबसे पहले कंठ, तो हमने क्रमबद्धता को ध्यान रखा कि सबसे पहले हम कंठ को रखेंगे और कंठ में हमने क्या रख दिया, क ख ग आपने देखा है, ठीक है। उसके बाद तालव्य की बात आती है कि तालव्य तो हमने जो है च छ ज झ रखा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्रमबद्धता आप समझ गए। अब व्यवस्थित कहने का मतलब लगभग क्रमबद्धता और व्यवस्थित कहने का मतलब वही है कि व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। व्यवस्थित कहने का मतलब आप समझिए कि चीजों को एक व्यवस्था में रखा गया है। व्यवस्था में कि मतलब जिसका जो स्थान है, जिस स्थान से वो उच्चरित हो रहा है, उस स्थान के आधार पर हमने जो है वर्णमाला को लिखा। अब इसमें वर्णमाला में देखिए व्यवस्थित कहने का मतलब स्वर सबसे पहले और व्यंजन उसके बाद, ठीक है। फिर हमने अयोग्य वाक् को भी जोड़ा, हमने जो है आगत ध्वनियों को भी जोड़ा है, अंतस्थ व्यंजन को भी जोड़ा है, फिर उसके बाद जो है हमने उसमें व्यंजन को भी जोड़ा, तमाम। तो एक व्यवस्था के देखते हुए मतलब कि सबसे पहले ही स्वर होना चाहिए, स्वर क्योंकि स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। फिर उसके बाद जो है स्वरों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों की जो है व्यंजन वर्णों को उच्चरित किया जाता है। तो हमने व्यंजन को रखा है, ठीक। अब अयोग्य वाक् की बात होती है कि अयोग्य वाक् किसी के साथ योग नहीं होता है, किसी के साथ योग होकर, तो इसीलिए जो है हमने विसर्ग को, अनुस्वार को अलग से रखा। एक तो वो सारी चीजें हैं, ठीक। अब बात करते हैं वैज्ञानिक क्रम। तो वैज्ञानिकता यही है भाई, देखिए वैज्ञानिक कहने का मतलब कि हमारा हिंदी वर्णमाला जो है हमारे स्वरतंत्रियों के हिसाब से लिखा गया है, इसका एक व्यवस्थित क्रम है, तो इसलिए वैज्ञानिक, ठीक। अब हम बात करते हैं वर्णमाला के भेद की, ठीक है। वर्णमाला के भेद की बात करेंगे तो आइए देखेंगे वर्णमाला के भेद को, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले जो है मुख्यतः हम एक बात कहेंगे कि वर्णमाला के मुख्यतः दो भेद होते हैं, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, तो आप देखिएगा वर्णमाला के दो भेद, और इसमें सबसे पहले हम जो है स्वर को लेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो है व्यंजन को लेंगे, ठीक। अब बात करेंगे, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम स्वर को देख लेते हैं कि स्वर होता क्या है, ठीक। तो स्वर देखिएगा, स्वर जो है मुख से उच्चरित होने वाले, ठीक है, स्वतंत्र ध्वनि चिन्हों को ही स्वर कहते हैं। मुख से उच्चरित होने वाले, ठीक है, मुख से उच्चरित होने वाले स्वतंत्र ध्वनि चिन्हों को स्वर कहते हैं। मतलब कि इनको उच्चरित होने में किसी की जो है सहायता नहीं लेनी होती। परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, मुख से होने, यहां स्वतंत्र लिख लीजिएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं मुख से उच्चरित होने वाले स्वतंत्र ध्वनि चिन्हों को स्वर कहते हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं फिर से कि मुख से उच्चरित होने वाले स्वतंत्र ध्वनि चिन्हों को ही क्या कहते हैं, ध्वनि चिन्हों को स्वर कहते हैं, ठीक। अब बात करेंगे जो है कि स्वर के जो है कुल कितने भेद होते हैं। अब स्वर के भेद की बात हो रही है, स्वर के भेद, ठीक है। स्वर आपने समझा, ठीक है। स्वर को तो आपने देखा कि जो है स्वर क्या होता है। पहले यहां देख लीजिएगा कि स्वर के भेद से पहले हम हिंदी में कुल कितने स्वर मान्य हैं, तो 11। यहां एक नोट लगा के लिख लीजिएगा कि जो है हिंदी में कुल कितने मान्य स्वर है, तो 11।
इस बात को याद रखिएगा कि हिंदी में कुल 11 स्वर मान्य है। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो आप कहेंगे 11। कोई नहीं कि आप 13 कहें। दो आप याद रखिएगा कि हम जब स्वर को परंपरागत लिखते हैं, या एक शब्द हम जोड़ेंगे कि परंपरागत, तो ये हिंदी में जब परंपरागत स्वर लिखा जाता है तो उसमें जो है अनुस्वार को और विसर्ग को भी ले लिया जाता है। ये है अनुस्वार, ठीक है, क्या है अनुस्वार, और जो है ये क्या है, ये विसर्ग है। और चिन्ह भी आप जानते हैं, अनुस्वार को इस रूप में लिखते हैं और विसर्ग को इस रूप में लिखते हैं, ये चिन्ह है, ठीक है, ये विसर्ग का, ये अनुस्वार का। तो कहने का मतलब कि परंपरागत जब हम स्वर लिखते हैं तो ये दोनों हम रख लेते हैं कि ये भी है, मगर हमारे हिंदी में जो है स्वरों की कुल संख्या जब पूछा जाए तो आप कहेंगे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। अब बात करेंगे स्वर के भेद की। ध्यान से देखिएगा, स्वर के भेद, स्वर के जो है मुख्यतः जो है और 3 भेद माने जाते हैं, आप जो है 2 पढ़ते हैं, ठीक है, 3 भेद है, कितने 3 भेद। हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ठीक। तो कहिए तो पूरा लिख के भी दिखाते, नहीं तो ध्यान दीजिए। अब पहला भेद जो है हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर। क्या कहेंगे, ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व स्वर। ध्यान से देखिएगा, ठीक, र का उच्चारण है यहाँ पदेन र है, ठीक। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो ह्रस्व का मतलब आप ये देखिए याद रखने के लिए, ह्रस्व को आप छोटा, ठीक है, ह्रस्व। अब इसके बाद जो है दूसरा दीर्घ स्वर है, क्या है, दीर्घ स्वर, ठीक। और एक और स्वर है, ठीक है, इसको हम प्लूत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूत स्वर, ठीक। और हम तीनों को जानेंगे, ह्रस्व स्वर क्या होता है और प्लूत स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है, आइए जानने का प्रयास करेंगे। ह्रस्व स्वर, देखिए स्वरों के उच्चारण में भी उच्चारण के समय को ध्यान में रखते हुए, उच्चारण के समय को ध्यान में रखते हुए भी कर सकते हैं, या हमने जो है कितनी मात्रा में श्वास का उपयोग किया, जितनी मात्रा में कम श्वास लेंगे उच्चारण में समय कम लगेगा। समझ रहे हैं कि हम कम श्वास होगा तो उच्चारण में कम समय लगेगा, और जितनी मात्रा मतलब उससे ज्यादा का अगर हम श्वास का प्रयोग करते हैं उच्चारण करने में वर्णों का, स्वरों का, तो उससे ज्यादा समय लगेगा। तो हमारे जो है पुस्तकों में व्याकरणाचार्यों ने समय को कह दिया कि जो है ह्रस्व ध्वनियों के उच्चारण में क्या कम समय लगता है, ठीक है, कितना समय लगा, कम। तो यहाँ देखिएगा कि ऐसे कहा गया कि जिनके उच्चारण में कम समय या कम श्वास लगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ध्यान से देखिएगा कि जिनके उच्चारण में, ठीक है, जिनके उच्चारण में, हम दोनों को लिख देते हैं, जिनके उच्चारण में कम श्वास याद कर लीजिए, कम समय लगे, कम समय लगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें ह्रस्व, ठीक है, स्वर कहते हैं। हम यहां लिख देते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक, ये हो गया। अब दीर्घ की बात कर लेते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो ये एक चीज याद रखना होगा कि इनसे दुगना, अब दुगना क्या होता है, 2 गुना की बात होती है कि जितना इनमें लगा उसका मैथमेटिक गणित के हिसाब से हम देखेंगे कि इनके उच्चारण में जितना समय लगा उससे दुगना अगर लगे तो हम उसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं कि जिनके, ठीक है, उच्चारण में, ठीक है। अब यहां ह्रस्व स्वर से दुगुना, यहां लिखना होगा आपको कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना, ठीक है, 2 गुना श्वास, या दोनों लिख सकते हैं, 2 गुना श्वास या समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिएगा आप फिर से कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये वाला, ठीक,
किसे? ह्रस्व से दुगुना, दो गुना श्वास या स्वर जो है, श्वास या समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे सर? तो देखिए हम पहले बता देते हैं कि ह्रस्व स्वर मूल रूप से 4 ही होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं भाई? ये देख लीजिए ह्रस्व स्वर, तो देख लीजिए अ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अ, ई, ठीक, उ और ये री, ठीक। और री का प्रयोग अधिकांशतः आप देखेंगे तो संस्कृत निष्ठ शब्दों में, या कह सकते हैं संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, या तो तत्सम शब्दों में, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं तो तत्सम शब्दों में, ठीक है, और री का प्रयोग। अब बात करते हैं कि अ, ई, उ और री, पहले 4 मूल स्वर होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। हिंदी में अगर आपसे प्रश्न हो कि हिंदी में कुल कितने मूल स्वर हैं, कितने मूल स्वर हैं, तो आप कहेंगे 4। कितना कहेंगे? 4, ठीक है। हिंदी में कुल मूल स्वरों की संख्या 4 है, या ध्यान रखिएगा मूल स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन? तो अ, ई, उ, री, ठीक है, ये कुल मूल स्वर है। अब यही कह देंगे कि मूल स्वरों से ही, ठीक है, हिंदी में जो है मूल स्वरों से ही क्या होता है? मूल स्वर से अन्य स्वरों का जो है निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है। तो अभी आपने देखा एक मूल स्वर अ भी है, ठीक है, तो अ मूल स्वर है और इसमें अ और जोड़ देंगे। तो मान लीजिए इसमें कुछ मात्रा लगी होगी, श्वासों की संख्या यूनिट में अगर हम देखें, तोड़ के भी देखें, तो जितना उच्चारण इसमें, जितना श्वास लगे हैं, जितना समय इसमें लगा है, तो एक और ठीक उसी तरह का अ, ठीक है, लेंगे तो हमको क्या होगा? तो इसको ये मान लीजिए यूनिट में 1 है और प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसीलिए आ जब बनेगा, ठीक है, ये तो दीर्घ स्वर हो गया, समझ रहे हैं? आ क्या है आपका? यही है दीर्घ स्वर। ठीक इसी प्रकार ई ले लेंगे, ठीक है, तो ई लेने के बाद भी जो है आप देखेंगे बड़ी ई होगा। तो दोगुना आपने देखा कि 2 गुना जो है इसमें स्वर का प्रयोग हो रहा है, ठीक। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व स्वर से दोगुना, मतलब क्यों? क्योंकि एक ह्रस्व स्वर और दूसरा ह्रस्व स्वर को जोड़ेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। आइए प्लुत स्वर की बात कर लेते हैं। तीसरा जो स्वर है हमारा प्लुत है, ठीक है, प्लुत स्वर, ठीक। तो प्लुत स्वर की बात करने से पहले जो है हम करेंगे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो यहां नोट लगा के लिख लीजिएगा, हिंदी में कुल 7, ठीक है, दीर्घ स्वर है। कितने दीर्घ स्वर है? तो 7 है। कौन कौन से? तो ये भी जानना जरूरी आपके लिए हो जाता है। तो इससे जो है इसमें आप ध्यान से देखिएगा कुल कौन कौन से, तो आ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और मिलके ई मिलके ई बड़ी, ठीक, उ मिलके उ, ठीक। और जो है अब यहाँ कहेंगे कि री मिलके जो है बड़ी री, तो नहीं, हमारे यहाँ यही स्पष्ट कर दे कि बड़ी री का प्रयोग, इस वाले री का प्रयोग नहीं होता है। देखिए ये छोटा री है, इसी में एक और री का जो है चिन्ह लगा देंगे तो बड़ा री। तो हमारे यहाँ ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, ये संस्कृत में प्रयोग होता है। तो अ ई उ और ये बड़ा उ, कौन सा उ? बड़ा उ, ठीक। अब बात कर ले ए, ठीक, ए, ओ और औ की, और यही हम बात कर लेते हैं। इसको देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अ और ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताएं? तो ठीक, अ और उ मिला देंगे तो क्या बनेगा भाई? ओ, ठीक है, छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, ठीक। तो ये आपने देखा, इसको हम बता इसलिए रहे हैं कि ये 3 जो है, ये 3 जो स्वर है ये समान संयुक्त स्वर है का, इसमें हम देख सकते समान, ठीक है, संयुक्त स्वर। समान संयुक्त स्वर कहने का मतलब जो है कि ये एक जैसे समान अ, ठीक है, तो आ बना अ। ध्यान से देखिएगा, समान संयुक्त स्वर मतलब एक समान स्वरों को मिलाने पर जिन स्वरों का निर्माण हो हम उन्हें समान संयुक्त स्वर कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा कि जिन स्वरों में समान
स्वरों का मेल हो, ठीक है, जिन स्वरों में समान स्वरों का मेल होने पर एक अन्य स्वर का निर्माण कर लिया जाए तो हम उसे समान संयुक्त स्वर कहते हैं। और हिंदी में जो है कुल जो है 3 समान संयुक्त स्वर है, आ, ई, उ, ठीक, जिसमें क्या होता है कि आ में अ और ई में ई और जो है उ में उ का प्रयोग करके ऊ बना लिया जाए। बड़ा उच्चारण में हम थोड़ा देर तक उच्चारण कर देंगे, वो दीर्घ हो जाएगा, ठीक, लिखने का क्रम आप जानते हैं। तो इसके बाद जो है ये जो 4 आपके हैं ए, औ, ठीक, ये असमान संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर। देखिए दोनों ये 7 संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कहने का मतलब आपको प्रश्न होगा संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर से आप क्या समझते हैं? तो जो 2 स्वरों के मेल से, ठीक है, एक अन्य स्वर का निर्माण कर लिया जाए तो उसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे कि 2 स्वरों को मिलाकर एक नए स्वर का निर्माण हुआ तो उसे संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब होता है मिलाना, मिलाकर संयुक्त कर लेना। देखिए आइए अब इसमें हमने ए औ को जान लिया, ठीक, अ औ भी बनता है तो इसमें आप याद रखिएगा अ के साथ ए को मिलाएंगे तो अ, और जो है अ के साथ जो है ओ को, ठीक है, मिला लेंगे तो ओ बनता है। तो आपने देखा किस तरह से ये 4 संयुक्त स्वर जो है असमान संयुक्त स्वर है। क्या है? असमान संयुक्त स्वर है। ध्यान से देखिएगा, असमान संयुक्त स्वर, ठीक। एक बात और फिर से हम बता दें कि असमान कहने का मतलब कि इनके जब ये स्वर निर्मित होता है तो इनमें दोनों अलग अलग स्वर होते हैं, असमान, एक जैसे नहीं होते हैं। मान लीजिए इसमें अ और हम मिला दिए ई, तो ये अ अलग है और ये अलग है। उच्चारण के आधार पर भी देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर भी देखेंगे तो दोनों अलग अलग है, मिला के बनता है जो है। तो हमने देखा कि ये असमान संयुक्त स्वर है, ठीक। तो हिंदी में कुल कितने असमान संयुक्त स्वर हैं? तो इनकी संख्या जो है 4 होती है। इनकी संख्या क्या होती है? 3। कुल मिला के 4 3 7। आपने यहाँ 7 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 7, ठीक है, ये हिंदी में लिखा है तो आप देख लीजिएगा। तो हमने देखा कि जो है कुल दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 7 होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। तो कुल मिला के 7 4 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। कुल कितना होगा? 11। और जो है हमने यहाँ लिखा है कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 11 होते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे, ठीक। और इसको आप कहेंगे तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे प्लूत स्वर की। किसकी करेंगे? प्लूत स्वर। नंबर 3 जो है प्लूत है। अब आपके मन में होगा कि लगभग तो सारे स्वरों को हमने बता दिया है, कुल 11 थे, तो 4 ऊपर बता दिया, 7 जो है नीचे बता दिया, तो प्लूत को भी जान लेना जरूरी हो जाता है। अब सेम इसी प्रोसेस में हम रखेंगे कि जिनकी उच्चारण में, ठीक है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना नहीं, अब यहाँ 3 गुना होगा। क्या होगा? 3 गुना स्वर या जो है श्वास कह सकते हैं, स्वर कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में 3 गुना श्वास या 3 गुना समय लगे, ठीक है। यहाँ समय को भी रख देंगे, 3 गुना श्वास या समय लगे, हम उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। देख लीजिए, इसको लिख लेते हैं कि जिनके उच्चारण में, ठीक, ह्रस्व से, अभी हम हमेशा किसको आधार बनाएंगे? आधार ह्रस्व को ही बनाएंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर से 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, 3 गुणा, 3 का गुणा कर लीजिए, 3 गुना 3 से, तो 3 गुना स्वर, ठीक है। श्वास को लिख लीजिए, श्वास स्पष्ट समझ में आएगा, श्वास या समय लगे, ठीक। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लूत स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं, ठीक। अब बोलेंगे कि प्लूत स्वर होता क्या है, कैसे लिखें? तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है। उदाहरण में क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। उदाहरण लिखते हैं, ठीक है। अब ओम लिखिए, ठीक है।
आपने ओम लिखा, मगर उच्चारण करके देखिएगा बोलने में कितना समय लगता है, ओ, ठीक। तो हम जैसे अ बोले तो आ बोले आ, ठीक, मगर ओम। तो आपने देखा कि इसके उच्चारण में क्या है, अधिक समय लगा, ठीक है। और इसके चिन्ह के रूप में भी जो है हम इसका चिन्ह दिखाते हैं, प्लस स्वर का चिन्ह जो होता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये क्या है, प्लस स्वर के चिन्ह है। मतलब जिन शब्दों में इन चिन्हों का प्रयोग हो, इन चिन्हों का प्रयोग हो तो आप मान लेंगे कि ये प्लस स्वर है और इनका उच्चारण मतलब थोड़ा लंबे समय के साथ करना है, जैसे ओम का करते हैं, ठीक है। तो आपने स्पष्ट हो गया होगा। ऐसे तमाम ऐसे जो है और अधिकांश संस्कृत और तत्व शब्दों में इसका प्रयोग होता है कि प्लस स्वर होते हैं और इसमें चिन्ह से ही आपको ज्ञात होगा इनमें जो है प्लस स्वर का प्रयोग हुआ। यही चिन्ह आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें ऐसे चिन्ह लगा होगा, जैसे ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो है इस तरह का चिन्ह लगा है, तो आप इसका उच्चारण जो है लंबे समय तक करेंगे, ठीक। तो प्लस स्वर आपको स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो है अब यहीं तक जो है हम देख सकते हैं कि जो है स्वर को हमने बताया, स्वर जो है मुख से उच्चरित होने वाले स्वतंत्र ध्वनि चिन्हों को ही स्वर कहते हैं, ठीक। अब यही जो है हमने देखा कि स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 2 पढ़ते हैं, एक 3 और भी, मतलब तीसरे को भी रख लीजिए। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जो है जिनके श्वास में, जिनके उच्चारण में कम श्वास और कम समय लगे तो ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर कौन कौन है, तो अ, ई, उ और री, ठीक है। और एक ही री का प्रयोग होता है, ठीक। और इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं, तो आपने देखा कि इन्हीं स्वरों के, कहने का मतलब अ, ई, उ और री के मेल से, इन्हीं को मिलाकर हम अन्य स्वर जो 7 बने थे, इन्हीं के मेल से जो है बने हुए हैं। तो मूल स्वर, जिससे मूल कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए कि मूल मतलब इन्हीं के द्वारा अन्य स्वरों का उत्पन्न हुआ या उत्पत्ति हुई। तो ये मूल में कौन था, ये 4 स्वर थे, ठीक। इनके मूल में ह्रस्व स्वर जो थे अ, ई, ठीक है, यही मूल स्वर है, ठीक। अब हमने देखा कि दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ में भी हमने देखा कुल 7 होते हैं, इसमें भी 3 जो है समान संयुक्त स्वर और 3 जो है असमान संयुक्त स्वर। नोट में हमने लगाया कुल कितने स्वर हैं, तो कुल 7 स्वर है। प्लस स्वर की बात करें तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2-3 गुना, आप कितना कहेंगे, 3 गुना, ठीक है, स्वर या सांस लगे, ठीक है, श्वास लगे, ठीक है, सॉरी श्वास या समय लगे तो हम उन्हें प्लस स्वर कहते हैं। उनका चिन्ह भी हमने बता दिया कि इस तरह का चिन्ह का प्रयोग जहां हो या ऐसे का प्रयोग हो तो आप समझ जाएंगे कि प्लस स्वर के चिन्ह है। इनका उच्चारण जो है देर तक करना है, मतलब ह्रस्व से 3 गुना करना है, ठीक। अब देखिएगा एक बात हम बार बार कहेंगे कि मुख से, अब फिर से हम वर्ण की बात करते हैं, मुख से उच्चरित होने वाले सार्थक ध्वनि चिन्हों को, कैसे, सार्थक ध्वनि चिन्ह। अब यहाँ एक शब्द हम जोड़ेंगे, वहां जो छूट गया था, सार्थक। कहने का मतलब कि वो ध्वनि सार्थक होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। कोई भी ध्वनि को हम जो है वर्ण नहीं कहेंगे, ठीक है, वो सार्थक होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब सार्थक कहने का मतलब ये होता है कि जो ध्वनि चिन्ह या लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, हम अगर अभिव्यक्त करते हैं, किसी के सामने रखते तो सामने वाला भी उसको समझ सके, तब हम उसको सार्थक कहेंगे। चलिए इसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे, तो व्यंजन के लिए जो है हमारा एक अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है, और उसमें जो है हम व्यंजन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मगर ये जान लीजिएगा व्यंजन जो है 2 आधार पर होता है, एक प्रयत्न के आधार पर होता है और जो है एक उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन होता है। तो हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को पढ़ेंगे और व्यंजन के भेद उस समय देख लेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं, कुल कितने मिला के होते हैं, ठीक। इसमें जो याद रखिएगा 2 अयोग्य बाद जो है अयोग्य, वाह, इसका मतलब अयोग मतलब अ लगाए, ठीक है। 90 समास का प्रयोग और नकारात्मक न के लिए होता है, योग मतलब जोड़, और किसी के साथ इसका निर्वाह नहीं होता, एक तरह से समझ लीजिए। और 2 होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि, ठीक है, इसको अनुस्वार के रूप में, ठीक है, इसको अनुस्वार और जो है इसको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक। और इसका चिन्ह भी हमने बताया था, इसको इस रूप में और इसको जो है इस रूप में लिखते हैं। और ये किसी भी स्वर व्यंजन के आप अधिकांशतः देखते हैं ये स्वर के साथ जो है, स्वर के जो है साथ लगते हैं, ठीक है, अधिकांशतः स्वर के साथ लगेंगे, जैसे आपने देखा प्रातः, ठीक है, तो ये बीच में लग गया।
तो कहने का मतलब ये स्वर ही था यहाँ आ, ठीक। आप बहुत सारी चीजों में देखेंगे तो इंगित ऐसे करेंगे, इंगित, तो ये लगा अनुस्वार के रूप में। तो आपने देखा कि स्वर के साथ अधिकांश स्वर के साथ ही लगते हैं। कुल मिला जुला के कहने का मतलब अयोग्य वाह होता है। जो आपने स्वर के साथ परंपरागत स्वर जब लिखते हैं तो उसमें कुल 13 होता है, जिसमें 2 होता है ये और ये। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11, इसको हम अयोग्य वाह कहते हैं। इसको एक अलग से जो है इसको पढ़ा जाता है। जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो इसको अयोग्य वाह को भी उसी समय हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अयोग्य वाह को उसी समय हम अच्छे से पढ़ लेंगे। अयोग्य वाह होता क्या है और विसर्ग क्या होता है, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है शब्दों के साथ, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है हमने बताया कि हमारा अलग से जो है व्यंजन का वीडियो बनेगा। धन्यवाद। और सबसे पहले देखिए, अगर हमारे प्रयास और हमारा श्रम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ठीक है।